हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो हो रहा है, यानी कि एक सेल के अंदर या सेल से बाहर अगर कोई मटेरियल मूव करता है तो वो मूवमेंट जो है मटेरियल की वो किस तरह से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर इस तरफ एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि ये जो साइड है इसको मैं यहाँ लिख देता हूं क्या, आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड द सेल का फेस है और ये जो साइड है इसको मैं यहां लिख देता हूं इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इस तरफ जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो है साइटोप्लाज्मिक एरिया, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर फेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर फेस। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर आउटर फेस पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या इनर फेस पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर कैसे आ सकते हैं, या ये जो अंदर की तरफ पार्टिकल आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर किस तरह से जा सकते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन पार्टिकल्स की कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो है दो तरह का। कितने तरह का? दो तरह का। मैं यहां लिख देता हूं मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये दो तरह का होता है। कौन कौन से तरह का? पहला है जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा जो मैकेनिज्म होगा वो क्या है? यहां लिख देता हूं मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो दो तरह के मैकेनिज्म सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं मटेरियल की मूवमेंट के लिए आउटसाइड और इनसाइड ऑफ ए सेल। दोनों कौन कौन से हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहां पर अगर मैं लिखूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन क्या है? द मटेरियल और द पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड without consuming एनर्जी, यानी कि यहां से कोई पार्टिकल बाहर की तरफ से कोई पार्टिकल या अंदर की तरफ से पार्टिकल अगर कोई बाहर जाता है, ठीक है, अक्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस पार्टिकल की मूवमेंट जब होगी किसी तरह की कोई एनर्जी उस मूवमेंट के लिए खर्च नहीं करेगा सेल उस मटेरियल की मूवमेंट के लिए कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। इस तरह की अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब दूसरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगा? मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो एनर्जी की कंजप्शन के बाद ही हो पाएगा। जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होगा आइदर इनसाइड ए सेल और आउटसाइड द सेल। वो ट्रांसपोर्टेशन कब हो पाएगी? जब सेल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो दो तरह के मैकेनिज्म कौन कौन से? पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी तरह की कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन विल कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। आइए अब इनको एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है द पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, किसी तरह की कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स
क्या है? सबसे सिंपल टाइप जो है उसको हम बोल देते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन के बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पर अभी आपको डिफाइन करूंगा। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो सकती है या नॉर्मल नेचुरल सराउंडिंग्स जो हैं उसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर रहे हैं। कहां से कहां? हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि एक ऐसे एरिया से जहां पर उन पार्टिकल्स का जो नंबर है, जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, वहां से वो मूव करेंगे और कहां जाएंगे? एक ऐसे एरिया में जहां उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन या उन पार्टिकल्स का जो नंबर है, अमाउंट है, वो क्या है? कम है। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सराउंडिंग्स में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे पार्टिकल्स हैं आपके स्मेल के पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं आपने किचन के अंदर कोई चीज बनाई जा रही है, ठीक है, छोंक लगाया जा रहा है मान लेते हैं, तो उस दौरान जो स्मेल है फूड की वो किचन के अंदर काफी हायर अमाउंट में उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कंसेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑर्डर सब्सटेंस जो है वो हाई है, कहां? किचन में। वहां से वो एयर के थ्रू डिफ्यूज होंगे और बाकी का जो एरिया जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है वहां तक चले जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आप पानी की सिर्फ भरी हुई एक बकेट में नील का कोई टुकड़ा या कोई डाई का जो टुकड़ा है वो अगर प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी देर में जो पूरा वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा, उस डाई का जो कलर है वैसा ही कलर उस पूरे वाटर का हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन सेल के अंदर क्या होगा? जैसे काफी सारे सब्सटेंसेस हैं जो लिपिड सोल्यूबल होंगे, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है वो यहां से अपने बाइलेयर ऑफ लिपिड के थ्रू सेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सेल के अंदर आ सकते हैं। तो ये सिंपल डिफ्यूजन की कंडीशन होगी। चीज ध्यान रखनी है, ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ये हमेशा कहां से कहां होगा? फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ही ये हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यहां पर आ जाती है कि ये जनरली तब होता है जब कोई सब्सटेंस सेल के अंदर जा रहा हो और वो लिपिड सोल्यूबल हो। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूव कर सकता है। ठीक है, दूसरा टाइप, अब बात आ गई किस पर कि चलो जी ये तो था लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, लेकिन अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं या खुद वाटर है तो वो किस तरह से मूव करेगा? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा मैकेनिज्म है वो देखिए। अब यहां पर हमने अभी पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन के बाद जो दूसरा टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी क्या है? डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स
particles from their higher concentration area to lower concentration area through special proteins। अब क्या डिफरेंस आ गया सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कि जहां सिंपल डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स थे वो विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स मूव कर रहे थे फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, पार्टिकल्स मूव कर रहे थे हायर से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में, लेकिन किसी तरह का कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं था, कोई फैसिलिटेशन वहां पर प्रोवाइडेड नहीं थी। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव नहीं कर सकता, जैसे कि वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो उनकी मूवमेंट के लिए देयर आर प्रेजेंट सर्टेन प्रोटीन्स, सर्टेन स्पेशल प्रोटीन्स which helps in transportation of water or water soluble substances from one area to another area। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है कि अगर कोई वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, तो ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से लिपिड लेयर के थ्रू तो मूव कर नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि लिपिड जो है वो तो वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, ना ही वो एलो करेगा वाटर सॉल्युबल मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्या होगा इसमें, ये जो पार्टिकल होगा ये स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू अंदर की तरफ आ सकता है, या अंदर प्रेजेंट पार्टिकल जो है वो स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से बाहर की तरफ जा सकता है। ये जो स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ये वास्तव में इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर के अंदर, उन्हीं को बोला जाता है और इन्हें नाम दे दिया जाता है। द स्पेशल प्रोटीन्स आर आइदर टर्म्ड एज कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, या तो क्या बोल देंगे, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होगा, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ substances required special proteins called carrier और channel proteins। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रोसेसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेसेस हैं, मतलब किसी तरह का कोई एनर्जी इनमें कंज्यूम नहीं किया जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल डिफ्यूजन, हम लोगों ने पढ़ लिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड टाइप, जो डिफ्यूजन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। मोर एप्रोप्रिएटली हम बोल देते हैं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जैसे डिफ्यूजन है उसके केस में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं, मतलब कि वो सोल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट भी हो सकता है। लेकिन जब आप ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ऑस्मोसिस के केस में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव। क्या मूव करेंगे, कौन से पार्टिकल्स मूव करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल जो होंगे वो मूव करेंगे। यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, या हम लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ देयर higher concentration to area of lower concentration।
ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ आइदर सॉल्वेंट पार्टिकल, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है वो एक्वस फेज में है, यानी कि वाटर के अंदर ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। मतलब हमारी बॉडी का जो मेन सॉल्वेंट होगा वो क्या हो गया? वाटर हो गया। तो हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन तक। सॉल्यूट से हमारा यहां कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की लोअर कंसंट्रेशन तक। और ये जो मूवमेंट होगी थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को ही अलो करे, सॉल्यूट को ना करे, तो इस तरह की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को हमने डिफाइन कर दिया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए concentrated solution through a semi permeable membrane। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोल देते हैं हम। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है। कंसंट्रेटेड में उल्टा होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैं यहां पर दिखा देता हूं कि अगर H2O को मूव करना है, ठीक है, H2O को मूव करना है, वाटर को मूव करना है, तो यहां से यहां अगर जाएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही जाएगा, यानी कि ऑस्मोसिस इज आल्सो ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ऑन द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कि वाटर सेल के अंदर जा रहा है या सिस्टम के अंदर जा रहा है या सेल से बाहर या सिस्टम से बाहर जा रहा है, ऑस्मोसिस दो तरह की बताई जाती है। क्या? एक एंडो ऑस्मोसिस और दूसरी एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब when the water particles move inside a cell, अगर वाटर जो है वो along the concentration gradient सेल के अंदर मूव कर रहा है, when movement of water occurs inside the cell, when water particles move inside a cell, inside a cell, अगर वाटर पार्टिकल ऑस्मोटिक एंट्री ले रहा है सेल के अंदर तो उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंड व्हेन वाटर पार्टिकल्स मूव्स आउटसाइड ए सेल और आउटसाइड द सेल, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। अगर वाटर सेल के अंदर मूव करे तो एंडोऑस्मोसिस, वाटर सेल से बाहर मूव करे तो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, ये ऑस्मोसिस थी। ठीक है, अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन जो हम बताते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं,
ये कई बार पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं वो बताइए। तो देखिए हम रब कर देते हैं इस पूरे को और उसके बाद करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। देखिए 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखें तो सॉल्यूशंस 3 तरह के हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन किस तरह का होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन जो है वो बताए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। मान लेते हैं हमने यहां पर एक बीकर ले लिया, ठीक है, और बीकर में हमने लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन दोनों साइड में हमने क्या फिल कर दिया? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर भी क्या ले लिया हमने? वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए दोनों तरफ क्या है? एक ही जैसा सॉल्यूशन है, एक ही तरह का मटेरियल रखा हमने, वाटर है दोनों ही तरफ। ठीक है, तो इस स्टेट को सिस्टम हो गए दो, ए साइड एंड बी साइड। नीचे लिख देता हूं मैं, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी साइड। ठीक है, तो दोनों ही यानी कि ए साइड में भी हमने क्या फिल किया? वाटर, प्योर वाटर, और बी साइड में भी हमने क्या फिल किया? प्योर वाटर। ठीक है, तो दोनों तरफ जो मटेरियल हमने ऐड किया है वो क्या है? प्योर वाटर है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी तक क्या है? ये आइसोटोनिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ए वाले में हमने ऐड कर दिया 2 ग्राम ऑफ NaCl। हमने क्या कर दिया? 2 ग्राम NaCl किस तरफ ऐड कर दिया? ए में। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन हो गई कि जो A है, A becomes hypertonic to B साइड। ठीक है, A जो है वो क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो गई। तो A साइड में जो हमने मटेरियल लिया वो क्या हो गया? हाइपरटोनिक। ठीक है, जबकि B क्या है? अभी भी प्योर वाटर है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। अब ये कंडीशन क्या हो गई? हाइपरटोनिक, और ये कंडीशन क्या हो गई? हाइपोटोनिक। ठीक है, जस्ट क्या करने पर? 2 ग्राम NaCl A में ऐड करने पर, सॉल्यूट अगर हमने A में ऐड किया तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सॉल्वेंट की ओवरऑल कंसंट्रेशन एज कंपेयर्ड टू बी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो A को हमने क्या बोल दिया? इट बिकम्स हाइपरटोनिक टू B। A बिकम्स हाइपरटोनिक टू B। ठीक है, अब अगर हम इसको वापस आइसोटोनिक करना चाहें, अगर हम क्या करें भाई, हम चाहते हैं ये वापस से क्या हो जाए? आइसोटोनिक हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यहां पर भी क्या कर देंगे? 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऐड कर देंगे।
जैसे ही हमने B में 2 ग्राम NaCl ऐड किया, 2 ग्राम NaCl ऐड किया, ये वापस से क्या हो गया, आइसोटोनिक। क्यों? क्योंकि अब A में भी 2% ऑफ NaCl सॉल्यूशन है और B में भी 2% ऑफ NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा करते हैं, B में 2 की बजाय 20 कर देते हैं। ठीक है, B में पहले हमने 2 ग्राम ऐड किया था, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि वो 20 ग्राम हो जाए, तो हम उसमें 18 ग्राम और ऐड कर देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अब यहां सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो गई, तो नाउ B becomes hypertonic whereas A is hypotonic। B क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, और A क्या हो गया, हाइपोटोनिक। B हाइपर एंड A हाइपो। ठीक है, अब यहां पर वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, वाटर की मूवमेंट अब होगी, और वाटर की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस होगी। तो वाटर की मूवमेंट अब कहां से कहां होगी, देखिए फ्रॉम, यहां पर देखिए सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन A में कम थी, B में ज्यादा थी। अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहां पर कम है तो ओवरऑल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, अगर हम बात करें सिर्फ सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन, तो यहां A के अंदर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू B। ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B। वाटर जो है वो ऑस्मोटिकली मूव करेगा, कहां से कहां, A से जो कि हाइपोटोनिक है, कहां, B तक। ठीक है, और कब तक मूव करेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं हो जाती। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता है। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा तब तक मूवमेंट होती रहेगी, और जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यानी कि यहां का जो वाटर है वो बी साइड में जब तक मूव करेगा तब तक इक्विलिब्रियम तक, और इक्विलिब्रियम अटेन होने पर दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वापस इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी कि आइसोटोनिक स्टेट को वो अटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर हम यहां पर लिख देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन whose solvent concentration is higher than the other system or cell, जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हाई लिख लीजिए, या अगर आप सोल्यूट की बात करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सोल्यूट कंसेंट्रेशन इज लेस। ठीक है, तो चूंकि ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट की मूवमेंट से रिलेटेड, इसलिए हमने यहां पर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन ही लिख दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन और इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन whose solvent concentration is higher than the other system। भाई दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में उसकी सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन हायर है, या आप अगर सिस्टम नहीं लिखना चाहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो आप यहां पर सेल लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम कंसेंट्रेशन ऑफ, हैव सेम कंसेंट्रेशन ऑन बोथ साइड लिख दीजिए आप, कोई ज्यादा झंझट की बात ही नहीं इसमें। ठीक है, हैव सेम कंसेंट्रेशन ऑन बोथ साइड। जबकि हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, whose solvent concentration is less than the other system or cell।
अब हाइपोटोनिक में हमने पढ़ा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई है, तो हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में या दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, और अगर हम इसको रख कर देते हैं, अगर हम प्लेस करते हैं, मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं, 3 बीकर्स हम लोग यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, बीकर ए, बीकर बी और बीकर सी, इसमें हमने सॉल्यूशन रख लिया है प्योर वाटर, ये क्या है, प्योर H2O है। ठीक है, बी में हमने रख लिया %2 NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और सी में हमने रख लिया 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, और अब अगर हम इसमें सेल रख देते हैं, ठीक है, एक सेल ले लेते हैं और इस सेल की साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं 2%। 2% है इसकी साल्ट कंसंट्रेशन, इसके साइटोप्लाज्म में जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट 2% एज्यूम कर लेते हैं हम, और हम क्या करते हैं, इस सेल को, किसको, इस सेल को प्लेस कर देते हैं एक बार इसमें। ठीक है, अगर हम सेल को प्लेस करेंगे किसमें, ए में, जो कि प्योर वाटर है यानी कि हाइपोटोनिक है, क्योंकि यहां तो सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, ये हो गया क्या, हाइपोटोनिक। ठीक है, एज कंपेयर टू सेल, क्योंकि सेल की क्या थी, 2% थी, इसकी तो 0% साल्ट है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट हो गया। इस केस में क्या होगा कि जो सेल है वो स्वेलिंग शो कर देगा, वो ऐसे स्वेलिंग शो कर देगा, क्योंकि वाटर कंटिन्यूअसली सराउंडिंग से सेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, सेल के अंदर सराउंडिंग वाटर जो होगा वो सेल के अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो बल्जिंग शो कर देगा, फूल जाएगा। ठीक है, अपने फुल वॉल्यूम को अटेन कर लेगा। ठीक है, अगर इसी सेल को हम प्लेस कर दें यहां, किसमें, जो कि हाइपरटोनिक है, क्योंकि 10% NaCl सॉल्यूशन है और सेल की क्या है, 2% है, तो इसकी कंडीशन में क्या हो गया, आप सेल के पास सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटर सॉल्यूशन, तो वाटर जो है, वाटर विल मूव आउटसाइड द सेल। वाटर क्या होगा, आउटसाइड द सेल मूव करेगा, तो सेल क्या करेगा, ऐसे श्रिंकेज शो कर देगा। क्या शो कर देगा, श्रिंकेज शो कर देगा। ठीक है, सेल की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा व्हेन वी प्लेस दैट सेल इनटू ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट व्हेन वी प्लेस दिस सेल इनटू दिस सॉल्यूशन, तो यहां पर देखिए क्या है, 2% कंसंट्रेशन है इसकी, और यहां पर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ये भी 2% है। जब हम इसमें सेल को रखेंगे तो ना तो सेल श्रिंक होगा जैसा कि हाइपरटोनिक की कंडीशन में हुआ, और ना ही सेल स्वेलिंग शो करेगा जैसा कि हाइपोटोनिक की कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की केस में हुआ। यहां पर चूंकि आउटर कंसंट्रेशन और सेल के साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन सेम है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चीजें पता लगती हैं कि अगर हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जितना वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा उतना ही वाटर सेल के अंदर भी आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सेल रिमेन्स सेम। बट when the cell is placed in a hypotonic solution,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब उस सेल को प्लेस किया जाएगा तो हाइपोटोनिक के पास वाटर यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, सेल के पास सॉल्वेंट कम अमाउंट में अवेलेबल है, तो जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर है वो मूव करेगा इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। यानी कि व्हेन वी प्लेस द सेल इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सेल शो एंडोस्मोसिस, ठीक है। whereas when we put the cell into a hypertonic solution, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो इस केस में क्या होगा? अब चूंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है एज कंपेयर टू सेल, तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो सेल के बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, सॉल्यूशन में निकलना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा? सेल की जो वॉल्यूम है वो श्रिंक कर जाएगी और ये जो मूवमेंट है वाटर की आउटसाइड द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो व्हेन वी प्लेस सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द सेल विल शो एक्सोस्मोसिस एंड इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, अगर हम उस सेल को उसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो अल्टीमेटली जो सेल है वो अपना सारा वाटर लूज कर देगा बाहर और प्लाज्मोलाइसिस शो कर देगा। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको बताया टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ये क्लियर हुआ होगा। तो हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों को करना है वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन देखिए, हम लोग यहां लिख देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पीछे हम लोगों ने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? अगर मटेरियल मूव करेगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, इट आल्सो रिक्वायर्स स्पेशल प्रोटीन्स। इट रिक्वायर्स स्पेशल मूवेबल प्रोटीन्स। इसके लिए स्पेशल ऐसे प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो मूव कर सके, जो फिक्स्ड ना हो, ठीक है, जो अपनी कंफर्मेशन को चेंज कर सके, अपनी पोजीशन को चेंज कर सके। कहने का मतलब वो मूवेबल हो। और एक एग्जांपल हम इसका लिख देते हैं, जनरली हम इनको बोल देते हैं पंप प्रोटीन्स। क्या नाम दे देते हैं? पंप प्रोटीन्स। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसे प्रोटीन्स का जिक्र पीछे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आया था, लेकिन वहां पर उन प्रोटीन्स को बोला जाता है चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स। और दूसरा, वो विदाउट एनर्जी काम करते हैं। यहाँ ये जो प्रोटीन है ये एनर्जी करेंसी बोलते हैं ना हम एटीपी को, तो ये एनर्जी करेंसी को यूज करेगा, यानी कि एटीपी की कंजप्शन से ही काम होगा। और तीसरी चीज जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सेपरेट करती है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट particles can be transported against the concentration gradient। भाई अब क्या है, सेल अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अपनी एनर्जी करेंसी एटीपी को अगर कंज्यूम कर रहा है, तो क्या है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन शो करवा सकता है। यानी कि जैसा कि हमने पीछे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा,
कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, वो सिर्फ वहीं तक था। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में द मूवमेंट विल अकर इवन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया। लोअर अमाउंट है जहां पार्टिकल्स का, वहां से हायर अमाउंट की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कि क्या, सबसे पहला तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, दूसरा इसके लिए स्पेशल मूवेबल प्रोटीन्स जिनको पंप प्रोटीन्स बोला जाता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और तीसरा हियर द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह नहीं है कि हायर से लोअर ही आएगा हमेशा, ना जी ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट टॉपिक हम यहाँ करेंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो उसे देखिए क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो थर्ड टाइप हम यहां पर लिखने जा रहे हैं वो क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जब ट्रांसपोर्टेशन होनी, अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन की बात की वो थी पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, छोटे छोटे जो कि माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक हैं, इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बल्क की। बल्क का मतलब अगर जो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होना है, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है, उसका साइज काफी बड़ा है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स की बात की जा रही है। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, द सेल मेम्ब्रेन will move, सेलुलर मेम्ब्रेन की यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट जरूरी है वहां पर। ठीक है, तो जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट होगी, इससे लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल जो है वो एंडोसोम्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, या हम बोल सकते हैं दोज फूड पार्टिकल्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल बाय फॉर्मिंग कैरियर वेसिकल्स known as endosomes। ठीक है, it is, मैं लिख देता हूं यहां पर, it is transportation of large sized particles, it is transportation of large sized particles in the form of carrier vesicles, या जिनको हम बोल देते हैं एंडोसोम्स, formed with the help of plasma membrane। अब इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवेबल फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ये इस चीज से भी पता लगता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एंगल्फ कर सकती है। ये जो प्रोसेस है ये एंगल्फिंग है, एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, लार्ज फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब चूंकि देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेगी, तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एनर्जी कंज्यूम करवाई जाती है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसका मैं आपको दे देता हूं, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो 8th क्लास में कहीं, कि एक फूड पार्टिकल है और सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एक अमीबा का सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमीबा का जो सेल है वो जैसे ही फूड पार्टिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है सराउंडिंग में, इट फॉर्म a false feet like structure called pseudopodia। ये क्या है, pseudopodia, and ultimately the pseudopodia will surround the food particle like this,
and ultimately the food particle now gets inside the cell. The food particle is covered by a part of plasma membrane, यानी कि एक membrane से covered होता है ना, तो this structure is actually endosome. अब आपको याद आ रहा होगा शायद कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, इसके थ्रू जो सेल है वो लार्ज साइज फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर भी ला सकता है। तो अगर फूड पार्टिकल मूव्स इनसाइड द सेल, इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अगर वो फूड पार्टिकल सेल इंजेस्ट कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो वो एंडोसाइटोसिस है। अगर सेल किसी तरह का कोई सिक्रीशन या वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर रिलीज कर रहा है, again with the help of plasma membrane, that condition is known as exocytosis, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का, अगर सेल एंगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है फूड पार्टिकल को, अपने अंदर लेकर के जाता है, तो वो एंडोसाइटोसिस, और अगर वो सेल से बाहर निकल रहा है मटेरियल तो एक्सोसाइटोसिस। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, हम एंडोसाइटोसिस को फेगोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस को फेगोसाइटोसिस भी बोल दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस बोला जाता है जब जो फूड पार्टिकल एंगल्फ किया जा रहा है वो सॉलिड है, ठीक है। इफ अ सॉलिड फूड पार्टिकल इज एंगल्फ्ड तो उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। ये थर्ड मैकेनिज्म था, क्योंकि ये भी टाइप मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है फॉर इंजेक्शन और फॉर एंगल्फिंग द लार्ज साइज फूड पार्टिकल, लेकिन है ये क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दो मैकेनिज्म्स हम लोगों ने पढ़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर उनके सब टाइप। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन सबसे पहले, फिर पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बाद पढ़ा ऑस्मोसिस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। आई होप कि जो कंसेप्ट आज बताए गए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और डाउट्स भी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।